Anetons, connecting professionals. Okay, so welcome to MECM class, and let's begin. Today is the first day. So first of all, हम डिस्कस करेंगे MECM की हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से शुरू हुआ MECM और आज MECM SCCM का MECM बनने का क्या रीज़न है। तो जो स्टार्ट हुआ है MECM का, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। फर्स्ट वर्जन दैट वाज लॉन्च्ड SMS 1.0 जो आया था 1994 में, विच इज़ अप्रॉक्स 31 ईयर्स के वक्त। SMS 2.0 आया था 1999 में, जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी को इन्हेंस किया था, और तब ये प्रोडक्ट बहुत छोटा हुआ करता था। इट वाज नॉट दैट ग्रैंड। और अब SMS 2003 में और प्यूरिफिकेशन किया, माइक्रोसॉफ्ट ने और चीज़ें इनेबल की। SMS का नाम चेंज हुआ 2007 में, और इसको जो ग्रैंड नेम मिला वो मिला 2007 में। तो 2007 में जो बड़ा नाम मिला वो मिला SCCM, जिस सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जिसे आज तक हम सब लोग ग्लोबली जानते हैं SCCM। तो SCCM 2007 जब आया, तो SCCM 2007 में जो इम्प्रूवमेंट फीचर्स आया, इसमें पहला इम्प्रूवमेंट था कि इनहैंस्ड कंसोल दिया उन्होंने बेटर यूजेबिलिटी के लिए। रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया, जिसमें मल्टीपल परमिशन बेस्ड रोल्स को उन्होंने डिफाइन किया। इम्प्रूव किया सिक्योरिटी, इम्प्रूव किया ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिसीज को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो OSD होता है, इनफैक्ट OSD मींस ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट, वो उसमें कैपेबिलिटी ऐड की, और कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ओवर द नेटवर्क, वो ऐड किया। और उसके बाद फिर इनहैंस ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कोर पार्ट है वो ऐड किया। और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन उस वक्त इट वाज नॉट दैट ऑन द हायर लेवल, बट हाँ इंट्रोड्यूस हुआ फीचर जिसमें मॉनिटरिंग और मैनेजिंग एंड पॉइंट सिक्योरिटी का बेस था उस वक्त। उसके बाद इस प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाया 2012 में। 2012 में एक यूनिफाइड इंटरफेस मिला, जिसमें इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस था। क्लाउड मैनेजमेंट का इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें इनिशियल सपोर्ट दिया गया उन्होंने कि मैनेजिंग आप क्लाइंट्स को क्लाउड पे भी मैनेज कर सकते हो। और इनहैंस किया रिपोर्टिंग, जो पहले रिपोर्टिंग के फीचर्स कम थे, बेटर डेटा इंसाइट्स नहीं था, उसको ऐड किया। और सॉफ्टवेयर सेंटर को रिवैम्प किया, सॉफ्टवेयर सेंटर को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर रीडिजाइन किया, ताकि एंड यूजर सब सॉफ्टवेयर एक्सेस को और फिजिबल बनाया जा सके। तो इस तरह से मल्टीपल इटरेशन आए। और जैसे जो अच्छा, जस्ट वांट टू ऐड these two letters, these two characters I would say। पहला जो होता है वो ईयर डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल 2015, तो ये 15 डिपेक्ट करता है, एंड 11 डिपेक्ट करता है आप किस मंथ का रिलीज की बात कर रहे हो। तो 15/11 नवंबर 2015 का रिलीज की बात हो रही है। उसी तरह से फरवरी में, तो अभी क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एवरी ईयर में 3 बार अपना जो रिलीज करता है फीचर अपडेट आई वुड से। उसमें क्या है कि वो और उसके फंक्शनैलिटी, उनके फीचर्स को और ऐड करता है। जैसे अगर बात करें 1602 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने विंडोज 10 एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस किया कि कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं। और विंडोज में वर्चुअल एप्लीकेशन मैनेजमेंट के टूल्स को ऐड किया, ठीक है। उस तरह से फिर 1606 में डिफेंडर इंटीग्रेशन किया, और 1610 में उन्होंने करंट ब्रांच जो कॉन्सेप्ट था उनका, उस पर फोकस किया। तो करंट ब्रांच का जो मेन आई वुड से जो उनका मेन रीजन था करंट ब्रांच कहने का, करंट ब्रांच मतलब कि कोई भी अपडेट पे अगर आप स्टेबल हो, जैसे हर एक अपडेट कहा जाता है कि 1.1 ईयर 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो उस 18 मंथ तक उस प्रोडक्ट को आपको उस करंट वर्जन पे रहना है। दैट इज हाउ इट्स कॉल्ड करंट ब्रांच। तो अगर यू आर लाइक, आपका कोई वर्जन हुआ कि आपने 2020 में उसको अपग्रेड किया, ठीक है, उस वर्जन पे आप हो, नाउ 2021 यू आर स्टिल ऑन करंट ब्रांच, बट
2023 में जब आप आ जाते हो देन यू आर नॉट करंट ब्रांच, ओके। तो इस केस में माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आई विल नॉट सपोर्ट, और द फीचर्स में जो फंक्शनैलिटी है दैट विल नॉट बी सपोर्टेड बाय प्रोडक्ट। बट कुछ कंपनीज हैं जो रन करती हैं, बट वहाँ पे अपडेट्स एंड सर्विसिंग आपको नहीं मिलता है, राइट। सो इसी प्रकार से 2017 में इन्होंने अजूर इंटीग्रेशन किया, ठीक है। अजूर इंटीग्रेशन में कैपेबिलिटीज दी कि आप अजूर और क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। 17 और 6 में इन्होंने रिपोर्टिंग को और ऐड किया, इनहेंस किया, ठीक है। और 17-10 में आपका इंट्यून इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें हाइब्रिड मैनेज कर सकते हैं आप इंट्यून को। फिर 1802 इसमें इन्होंने मोर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया, सिक्योरिटी फीचर्स में ऐड किया। 1806 में डिप्लॉयमेंट जो अपना होता है उसको इम्प्रूव किया कि कैसे आप अपडेट्स को मैनेज करोगे, कैसे आप रोल बैक्स करोगे, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया। 1810 में मोस्टली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को लेकर के बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो 1810 में परफॉर्मेंस को इन्होंने फिक्स किया। तो सून एंड आफ्टर 1902 में इन्होंने कोशिश किया कि हम और फोकस करें क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट पे, तब अजूर आ चुका था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। एंड देन सून आफ्टर 1906 तक जाते जाते इनको लगा कि अब बेटर प्रोडक्ट की और पैकिंग और मैनेजमेंट और एप्लीकेशन स्टेटस, क्योंकि क्लाउड इंटीग्रेट हो गया था, तो इन्होंने ओवरऑल चीज़ों को चेंज किया, नेमिंग कन्वेंशन चेंज किया, और जो सबसे बड़ा नाम इन्होंने दिया माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो एंड पॉइंट मतलब क्या हो गया, इट्स लाइक अम्ब्रेला। उस अम्ब्रेला के अंदर आपका इंट्यून, डिफेंडर, डेटा एनालिटिक्स और आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और एंड पॉइंट, ये सारा कुछ आ गया। तो इसमें इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम किया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। तो इस सिंस देन दिस स्टार्टेड MECM। अभी कोई कहता है SCCM है, कोई MECM है, इट्स ऑल वन प्रोडक्ट, जस्ट द नेमिंग कन्वेंशन। सो डोंट कभी भी मतलब इससे नहीं कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं मैं तो MECM पे कर रहा हूँ, SCCM doesn't actually really bother, ठीक है। और लेटर ऑन मैंने वर्जन हिस्ट्री रखी है, जिसको बाद में क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे जा करके पूरा डिटेलिंग कर सकते हैं। बट आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू डीप एंड डाइव। जहां तक बस इतना एक जस्ट वांट टू गिव यू जस्ट कि हाँ, प्रोडक्ट में फीचर अपडेट्स कैसे हुए और कैसे कस्टमर को हम लोग मतलब एज एंटरप्राइज अगर देखा जाए तो कैसे मॉडर्न सर्विसिंग आज हम यूज कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट को कितना बड़ा मार्केट में इसका हो रहा है, और इसकी जो मतलब मार्केट पकड़ है वो यूएस से है। तो दीज आर थ्री, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट नेम वाज SMS जब इंट्रोड्यूस हुआ था, सेकंड नेम वाज SCCM को काफी मतलब टाइम से SCCM रखा, फिर देन नाउ इट इज MECM। सो MECM अगेन नेक्स्ट 10 इयर्स कहीं नहीं जाने वाला, ओके। नाउ प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस अगर बात किया जाए इस प्रोडक्ट की, तो जैसे बताया कि 31 इयर्स से है, 45% मार्केट शेयर ये होल्ड करता है, यानी 45% मार्केट में इसकी डिमांड है, 45% इसने अभी भी एक्वायर किया हुआ है, और ये मीडियम साइज, लार्ज साइज कंपनीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंपटीटर्स हैं, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, सो देयर इज अभी आजकल सुना होगा पैच IPC हो गया, टेनियम हो गया, IBM बिग फिक्स है, ठीक है, और बहुत सारे टूल्स हैं, सो मेनी टूल्स अभी आ गए मार्केट में, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू देखा जाए MECM का अभी तक कोई भी डायरेक्ट टक्कर नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज वैकेंसीज के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट की अभी भी बहुत डिमांड है, सैलरी काफ़ी कम्पिटिटिव है। अगर देखा जाए एक मिनिमम सैलरी जो स्टार्ट होती है अभी एज अ फ्रेशर बोलो या एज अ कॉलेज पास आउट, सो मिनिमम एट 8 लाख 9 लाख you can get it, okay, if you have a good thorough knowledge about the product, right? तो यूएस में देखा जाए तो समथिंग $55, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम जस्ट कोटिंग द लीस्ट नंबर जो भी है,
और Okay. माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है. इफ यू हंटिंग फॉर द जॉब, so many like options are available. You can use that platform to gain the access of the job openings. और थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट का जो फर्स्ट selling है that is OS, okay. Second is Office and third is again MECM या SCCM, okay. तो इसलिए इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, राइट. और नेक्स्ट 10 ईयर कहीं नहीं जाने वाला प्रोडक्ट, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट MECM की साइट्स क्या क्या होती है, इसका रोल क्या है और इससे क्या होता है. तो MECM नेचुरली देखा जाए 3 साइट्स हैं जो गवर्निंग बॉडी कह सकते हैं. तो पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट जिसको कैस भी बोलते हैं, देन प्राइमरी साइट एंड सेकेंडरी साइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस. एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो साइट है दिस इज लाइक ऑप्शनल, ओके. और ये जो साइट है दूसरी, दिस इज मैंडेटरी, ओके. एंड द अदर साइट व्हिच इज अगेन ऑप्शनल, ओके. तो पहली साइट आपकी ऑप्शनल है, दूसरी मैंडेटरी है और तीसरी भी ऑप्शनल है, ओके. लेट्स डिस्कस. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट हायरार्की में ऑप्शनल है, ओके. और इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल साइट्स को ऐड कर सकते हैं, ओके. और ये कैश तभी रहता है जब आपके पास मल्टीपल प्राइमरी साइट्स है, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड, ओके. मल्टीपल साइट सर्वर्स को ऐड करने के लिए, मैनेज करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट की जरूरत पड़ती है. टॉप इन द हायरार्की होता है, ओके. सो मतलब इट कैन नॉट बी अंडर बिलो प्राइमरी साइट, नहीं, ऐसा नहीं है. और सिक्वल सर्वर डेटाबेस लगता है डेटा स्टोरेज करने के लिए इस साइट को, ठीक है. Okay. और इसका काम मेजरली इसका काम क्या होता है, ये डेटा कलेक्ट करता है प्राइमरी साइट से. तो प्राइमरी साइट के पास जो भी डेटा है क्लाइंट का वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट के पास जाता है. और इट डज नॉट इंटरेक्ट विद क्लाइंट मशीन्स, ठीक है, या सेकेंडरी साइट सर्वर्स. इन सब से कोई डिस्कशन नहीं होता इसका, ठीक है. तो इट डज नॉट टॉक टू दीज. डेटा प्रोसेसिंग क्लाइंट का ये नहीं करता, ओके. और इट डज नॉट सपोर्ट क्लाइंट असाइनमेंट, ओके. इसके अंदर कैपेसिटी है कि अगर आपके पास मोर देन 8,25,000 मशीन्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो यस इजीली इट कैन मैनेज. मोस्टली जहाँ तक मैंने काम किया है कि 1 लाख या 1,50,000 ऑन एंड ऑन, मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उतने डिवाइसेस होते हैं, तो उतने डिवाइसेस के लिए हम प्राइमरी साइट पे काम चला लेते हैं. बट अगर बियॉन्ड है तो हम कैश का यूज करते हैं, ठीक है. और जैसे इसके अंदर ये है कि आप 25 चाइल्ड प्राइमरी साइट सर्वर्स को इसके नीचे ऐड कर सकते हो, ओके. उससे ज़्यादा नहीं. तो मोस्टली अभी मेरा जो करंट इन्वायरमेंट है उसमें जहाँ तक मुझे है, मेरे पास 6-7 प्राइमरी साइट सर्वर, सबसे ज़्यादा नहीं है. तो कैश की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ पे. बट हाँ, डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट एंड क्लाइंट टू क्लाइंट. और इसके लिए भी विंडोज सर्वर 2012 या लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ओके. ओके. नेक्स्ट, प्राइमरी साइट. प्राइमरी साइट का मेन रोल क्या है. प्राइमरी साइट एक मैंडेटरी साइट है, जैसे बताया, बिना प्राइमरी साइट के कोई काम नहीं होता, ठीक है. और प्राइमरी साइट का क्या है कि एक प्राइमरी साइट है तो उसके नीचे दूसरी प्राइमरी साइट नहीं होगी, ओके. उसके नीचे सेकेंडरी साइट्स ही बनेगी, ठीक है. और इसका काम क्या होता है, सारे क्लाइंट्स को एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क पे जोड़ के रखना, ओके. इसका एक काम और है कि सेकेंडरी साइट्स के जितने भी क्लाइंट है उनको मैनेज करने का काम करता है. अगेन इसके लिए भी सिक्वल डेटाबेस लगता है. तो SQL database is what to store all the client information, ठीक है. तो जो भी डेटा ये कलेक्ट करता है क्लाइंट कंप्यूटर से या सेकेंडरी साइट सर्वर से, ये अपने पास रखता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है.
और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन साइट का काम क्या होता है, वो पार्ट होता है रेप्लिकेशन करने के लिए, ओके, डज नॉट interact much with other, just only for the in the hierarchy it goes on the top and just replicates the data. और प्राइमरी साइट का मेन काम क्या होता है, आपका क्लाइंट असाइनमेंट करना। और अगर आपके पास जैसे मैंने बताया कि 1 लाख या 1,50,000 क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद प्राइमरी साइट, यू डोंट नीड कैश, ओके। सो एक प्राइमरी साइट 1,75,000 क्लाइंट कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकता है और 250 सेकेंडरी साइट सर्वर्स को मैनेज कर सकता है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव SQL Server 2012 or later version. Okay? Sure. So is this like a domain controller type of a similar one? It is. Yeah. It will be promoted as a domain controller. Correct. Domain controller. Okay. And secondary, will that be only read only or read and write? Depends upon your requirement. Okay. Yeah. So we can make it mostly. Yeah. Correct. So now secondary site is again optional site. It does not, you need it, not need it, doesn't matter. Okay. Without primary site server, secondary site server नहीं हो सकती, ठीक है। और मेजरली सेकेंडरी साइट कब जरूरत पड़ती है, जब आप रिमोट लोकेशन पे हो और आपके पास बहुत कंट्रोल्ड या लिमिटेड बैंडविड्थ है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन यू रिक्वायर दिस साइट, ओके। और इसके लिए मेनली सिक्वल डेटाबेस सर्वर, वैसे जो फ्री सिक्वल एक्सप्रेस आता है मोस्टली वो लोग वही यूज करते हैं, ओके, बिकॉज सिक्वल सर्वर अगेन चार्जेबल एंड दैट इज व्हाई जस्ट टू कीप द डेटा, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं। जैसे अगर कहीं देखा जाए कोई रिमोट एप्लीकेशन जहाँ पे सिर्फ 500 या 600 साइट्स है, तो वी डोंट रिक्वायर SCCM, वी डोंट रिक्वायर सिक्वल सर्वर, you know, high version or field version for that, so easily we can use it. Or what it does, it collects all the client computer data, same way it replicates collected data and it sends it to primary site database, okay। So primary site database को ये information देता है कि भाई मेरे पास ये मशीन है, इनके पास ये डेटा है, ये अपने जो भी है सेटिंग्स वो replicate करता है। 15,000 client computers it can easily manage, okay, without any issues. Or one thing, it does not interact with CAS, okay। So only जो भी discussion होगा वो इससे होगा primary side से। और again requirement remains same, it requires 2012 or above, okay। So the central administration point can connect to primary, like and the secondary can connect to primary, but secondary can't connect to. I have in next slide. Okay. Yes, I've already mapped it. So this is like this is your central administration site. So what it does exactly, इसका काम क्या है, पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक है। और क्या काम है इसका, रिपोर्टिंग का काम है। तो जैसे अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे एक प्राइमरी साइट बनेगी, ठीक है, और दूसरी प्राइमरी साइट बनेगी, और देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन, ओके। जो भी होगा, जो फ्लो होगा वो नीचे से ऊपर का ही फ्लो होगा। तो लाइक प्राइमरी साइट का काम क्या है, वो प्राइमरी साइट का काम क्या है कि वो सेकेंडरी साइट से बात करे और सेकेंडरी साइट क्लाइंट कंप्यूटर से, या अगर सेकेंडरी नहीं है तो हमारे पास सिर्फ प्राइमरी साइट है तो वो अपना सीधे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और ये क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर देखा जाए सेकेंडरी साइट का मेन काम क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन राउटिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, मतलब उन मशीन्स को जहाँ पे रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे कुछ नहीं है तो उनको सिर्फ एक कंटेंट चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आपने पुश किया तो सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ से जाएगा, उनको पता कैसे चलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, उनको पता चलेगा सेकेंडरी साइट डेटा पुश पुल करेगा, भेजेगा और वहाँ से फिर कनेक्टेड, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स, ओके। इफ यू लुक एट दिस गोज, each site is defined by a unique 3-character code. जैसे now you're in London, so it will be LON. I'm in India, so it is IND. If I'm in Mumbai, it is MUM, or in Hyderabad, HYD. Likewise. So every site is defined by the 3-character code. ठीक है?
3 कैरेक्टर कोड दिए जाते हैं जिससे आप पहचानते हैं कि ये कंप्यूटर किस कहाँ पे कनेक्टेड है। और डेटा रेप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि हाँ, डेटा रेप्लिकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल पे होगा। तो जो भी होगा, जिसको भी भेजना है अपना इंफॉर्मेशन, वो नीचे से ऊपर भेजेगा, ना कि ऊपर से नीचे। ओके, क्लियर है? नाउ देयर आर रूल्स। अच्छा, व्हाई दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट? सो व्हाट डज दिस रोल डू? होता क्या है, जैसे आप एक सॉर्ट ऑफ टेक्निकल लीड हो, ठीक है, आप टेक्निकल लीड हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो व्हाट यू डू, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हो। ओके, डेलीगेट करते हो मतलब कि आप किसी और को शेयर करते हो। तो उसी तरह से जब प्राइमरी साइड के ऊपर बहुत सारा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उसको वो डेलीगेट करता है। तो वो डेलीगेट कैसे करता है? रोल डिफाइन करके, ठीक है। तो 3 रोल प्राइमरली जो कि इम्पोर्टेंट रोल है, वन इज मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट। ये रोल्स होते हैं और इन रोल्स को प्राइमरी साइड डेलीगेट करती है टू डिफरेंट वेज अराउंड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे। जो बाकी के रोल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बट अगेन इट डज मैटर कि आप कैसे यूज करना चाहते हो उसको। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट पॉइंट। सो मैनेजमेंट पॉइंट का रोल क्या होता है? मैनेजमेंट पॉइंट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ओके, MECM सर्वर और आपके क्लाइंट के बीच में व्हाट इट वर्क्स एज अ ब्रिज। ठीक है, तो इसका पूरा काम क्या होता है कि आपका जो भी ऊपर से आपके MECM से जो भी डेटा आ रहा है उसको ये MP डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, और दिस इज अ मैंडेटरी रोल। इसका काम क्या होता है? आपको पॉलिसीज पहुंचाना। पॉलिसीज मतलब आपको ये बताना कि आपके पास क्या चीज होनी चाहिए। मतलब ऐसे क्लाइंट कंप्यूटर मुझे पता नहीं है तो मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? MECM मुझे डायरेक्टली नहीं बताएगा, मुझे पता चलेगा MP से। MP इज लाइक माई टीम लीड कह सकते हैं। MP का काम क्या है कि क्या परिवर्तन लाना है, किसमें अपडेट जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना चाहिए, किसमें कौन सा एप्लीकेशन जाएगा, किसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या है, ये सारा MP बताता है। MP का काम क्या होता है? जब क्लाइंट्स अपलोड करते हैं अपना इन्वेंट्री डेटा मैनेजमेंट पॉइंट को, तो जो भी डेटा होता है वो MP के पास जाता है और MP से लाउट होता है यहाँ पे। ठीक है, और MP में जो जितना भी क्लाइंट का डेटा है वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। MP कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो? MP आप कर सकते हो प्राइमरी साइट पे, सेकेंडरी साइट पे, या किसी डिफरेंट डोमेन सर्वर पे अगर आप या चाहते हो ये रोल कॉन्फ़िगर करना। बट प्राइमरली होता है जहाँ पे प्राइमरी साइट होती है वहीं पे MP को कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। So distribution point is also, as I talked, this is also mandatory role. ठीक है, इसका काम क्या होता है? आपको कंटेंट पहुंचाना। सारा कंटेंट ये स्टोर करता है और यहाँ से आपको भेजता है। तो MP का क्या काम होता है? वो आपको लोकेट कराता है कि अगर यू आर इन लंदन, ओके, एंड मैं इंडिया में हूँ, सो इफ देयर इज एनी कंटेंट इज अवेलेबल इन इंडिया, सो MP विल नॉट से कि नहीं तुम जाओ लंदन से इंडिया कनेक्ट करो और वहां से डाउनलोड करो। नहीं, वो क्या करेगा? जो भी आपका नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है उस पे वो डेटा पैकेजेस को अवेलेबल करा देगा ताकि तुम वहां से डाउनलोड कर सको। तो जब हम एप्लीकेशंस या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इन जनरल हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कवर करें। ठीक है, सब पे भेजें ताकि जितने भी मशीन्स हैं वो उसको टेक कर लें। तो अगेन प्राइमरी साइट, सेकेंडरी साइट या अदर किसी सर्वर पे भी तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको एज अ मैंडेटरी रोल प्रेफर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट। Software update point is very crucial. Though it's optional, but it's very crucial. इसका काम क्या है? हम क्या करते हैं? अपना MECM से एक पॉइंट बनाते हैं SUP, okay, which is software update point. और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट का क्या काम होता है? वो WSUS से सिंक अप करता है। तो WSUS क्या करता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग जो ओपन है सबके लिए, वहां से वो डेटा उठाता है, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स उठाता है और वहां से वो यहाँ पे हमें पहुंचाता है सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट। और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट से हम अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसोल में लेते हैं और कंसोल से हम सारा जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
So Windows Server update services. Okay. Again, it's optional role, but it's very crucial. Integration is required in between, or it is helping you to download and deploy software updates in your client computers. Where it can be installed, in CAS, primary, and on any other Windows servers. Okay. Now, so these are the three key roles. Let's talk about SMS provider. So what SMS provider does, SMS provider एक again mandatory role है. अभी जब हम कोई डेटाबेस सर्वर में क्वेरी करते हैं, जैसे MECM से हमने कोई क्वेरी करी, तो इस SMS प्रोवाइडर का काम क्या होता है? SMS प्रोवाइडर ट्रांसफर करता है आपकी क्वेरी को डेटाबेस में इन SQL लैंग्वेज. ठीक है. सो व्हाट इट डज, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द ब्रिज इन बिटवीन योर MECM एंड डेटाबेस. अगर ये पॉइंट अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका डेटाबेस डिस्कशन ही नहीं कर पाएगा, डेटाबेस से MECM सर्वर में बातचीत ही नहीं हो पाएगी, और बातचीत नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे डेटा है, कहाँ पे नहीं है. सर एक्चुअली व्हाट इज WMI सर? ये मुझे ये पहले WMI is a Windows in management instrumentation. Means it's a language. Okay. Okay. WMI आप जैसे direct okay, is that like converting from bits to some language? So this SMS provider will convert WMI language to SQL database language? Exactly. So Windows management instrumentation मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे सिस्टम में मुझे ये जानना है कि मॉनिटरिंग करनी है फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें? वो हमें मिलेगी WMI के थ्रू. ओके. हमें रिमोट मैनेजमेंट करना है, हमें किसी कंप्यूटर का रिमोट लेना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक WMI लैंग्वेज चाहिए. ओके. स्क्रिप्टिंग करनी है, कुछ कराना है, जैसे पावरशेल में कोई स्क्रिप्ट लिखना है, VB स्क्रिप्ट में कुछ लिखना है, तो इस WMI के थ्रू हम वो टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में. जैसे कोई इवेंट मॉनिटरिंग हो रही है, तो इवेंट मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम इवेंट्स को कैसे आप ट्रैक करोगे? तो WMI के थ्रू. ठीक है. और WMI मतलब मेनली जो काम होता है, आपका काम जो आसान करने के लिए WMI का काम होता है. MECM सर्वर में आपसे को कुछ भी भेजना है तो वो WMI के थ्रू भेज सकता है. तो मतलब विंडोज में जाकर के वो उस लैंग्वेज में बात करके वहां से डेटा फेच कर सकता है. Got it, sir. Okay, so WMI is very much crucial and very much important thing. और Sorry sir, actually बताया. सॉरी सर, ये इसके बिना मुझे आगे समझ में नहीं आ पाएगा, उसके लिए पूछा था मैंने. सॉरी. नहीं अभी क्लियर है? नो प्रॉब्लम. यस डेफिनेटली क्लियर है. ओके. तो WMI अगेन मैं सिंपल और भाषा में कर देता हूँ कि विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है. ठीक है. जो क्या करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हो रहा है उसको वो ट्रांसलेट करता है. ठीक है. तो हम एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम क्या करते हैं, विंडोज एनवायरनमेंट को जब मैनेज करना होता है, मॉनिटर करना होता है, या कुछ भी हमें चाहिए रिमोट मैनेजमेंट, तो हम इस लैंग्वेज को यूज करके, इस फ्रेमवर्क को यूज करके हम उन मशीन्स में इंजेक्ट जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन निकालते हैं. ओके. तो व्हाट इट डज, especially it converts your WMI queries into SQL queries. तो डायरेक्टली तो MECM नहीं डेटाबेस से बात कर सकता. ठीक है. तो उसको एक ब्रोकर लगता है जिसको कहते हैं SMS प्रोवाइडर. और इस रोल को आप प्राइमरी सर्वर पे, प्राइमरी अपने साइट पे, या डेटाबेस साइट पे, या अपने किसी भी विंडोज सर्वर पे कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट इज asset intelligence synchronization point. So this is also an optional role, but we prefer to keep it. Okay. Why? क्योंकि अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को कैटेगरी देनी है, ठीक है, उसको किसी फ्रेम या बॉक्स के अंदर रखना है, तो हमें ये रोल काफी हेल्प करता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि हमारे पास ब्राउजर्स हैं, तो बहुत सारे ब्राउजर हैं सिस्टम में. तो गूगल क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी, ओपेरा भी. सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ कंटेनर. ओके. इस कंटेनर के अंदर वो एप्लीकेशंस को पिक करके एंड ड्रॉप करता है. तो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट?
अभी आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा टूल्स है, तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इन अ बेटर वे कि कैसे पता चलेगा कौन सी चीज क्या है? तो जस्ट टू कीप इट सिंक्रोनाइज एंड कैटेगराइज, दिस पॉइंट इज इनेबल्ड। ओके सर ये भी करता है क्या? फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 1000 डिवाइसेस एक्टिव है, तो हर एक डिवाइस में साइलेंट SCCM क्लाइंट रहेगा, तो ये वो हर एक डिवाइस सिंक करके ये इधर एसेट इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज पॉइंट पे जाएगा क्या? बोलते सपोज 100 डिवाइसेस SCCM में एक्टिव है, तो वो 100 डिवाइसेस सिंक इसी पॉइंट पे होगा क्या? या इट्स जस्ट फॉर मेकिंग द कंटेनर एंड make a collection of browser plays and other softwares? हाँ, so that is what is written. So it performs inventory. जैसे आप इन्वेंट्री जाते हो, इन्वेंट्री चेक करने, और सॉफ्टवेयर यूसेस कितना हो रहा है, लाइसेंसेस क्या है, तो ये सारा इन्वेंट्री रिपोर्ट जो होता है वो इसी के थ्रू आता है आपको। ठीक है, सो ये हर कंप्यूटर पे आपके अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, और वहां से वो डेटा फेच करके आपको MECM के अंदर देता है। तो इन्वेंट्री जब चेक करनी होती है या सॉफ्टवेयर लाइसेंस का यूसेज चेक करना होता है, तो इसी पॉइंट का यूज किया जाता है। इसी मतलब MECM बैकएंड में इसी पॉइंट को यूज करता है। ओके, नेक्स्ट इज ये ओके, सॉरी गॉड। नहीं सर, ये अगर मैं मेकएम सर्वर में जाऊंगा बोल तो कंसोल में, तो मैं एक होस्ट नेम, लैपटॉप का होस्ट नेम डालूंगा, तो उधर वो एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, लास्ट यूजर ऐसा कुछ दिखाता है ना सर, डिटेल्स बेसिकली। यस यस, वो इसी वजह से है क्या? ये एसेट इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट की वजह से है क्या? नहीं, वो एसेट इंटेलिजेंस सिर्फ वो सॉफ्टवेयर से, जब हम कंसोल में जाएंगे तो हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, वो कंसोल के अंदर आपका सॉफ्टवेयर का क्या यूसेज है, क्या है, इन्वेंट्री क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मशीन को जैसे आपने डबल क्लिक किया तो उसके अंदर का पूरा डेटा आप निकालो, उसकी मेमोरी कितनी, उसका रैम कितना है, उसके अंदर सारे और क्या क्या फीचर्स हैं, पावर ऑप्शंस क्या है, वो सारा कुछ आप उसमें से डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो विल डिस्कस, जब कंसोल रहेगा तो ज्यादा इजी रहेगा डिस्कशन करने के लिए। सही है सर, ओके। नेक्स्ट, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का मेन जो काम है आपके सिस्टम को रोबस्ट और सेफ रखना। ठीक है, सो इट इज अगेन रिक्वायर्ड टू मैनेज योर विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस ऑन टारगेट कंप्यूटर्स। सो अगर ये पॉइंट इनेबल्ड है, मींस कि आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो डिफेंडर में, कुछ भी पॉलिसीज बना रहे हो, तो आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स पे वो जा रहा है, और आपका क्लाइंट कंप्यूटर क्या है, ओवरऑल इट इज सेफ। ओके, सेफ बिकॉज ऑफ दिस डिफेंडर, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। हाँ, डिफेंडर, बिकॉज ऑफ दैट। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इसको प्राइमरी साइट पे या किसी अदर विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो, बट मेनली हम प्राइमरी साइट पे ही रिकमेंड करते हैं कि इसको इंस्टॉल किया। ओके, सो आई थिंक एवरीवन, आज के टाइम में सबको पता है कि प्राइवेसी कितनी कंसर्न है, डिफेंडर कितना जरूरी है, और सिक्योरिटी कितना मैटर करता है, राइट? यस, डेफिनेटली। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्टिंग पॉइंट। सो रिपोर्टिंग क्या काम क्या होता है एग्जैक्टली? रिपोर्टिंग मीन्स कि हाँ, मुझे कुछ जानना है अपने डेटाबेस में से निकाल के कि कितने विंडोज 7 कंप्यूटर, विंडोज 10 कितने कंप्यूटर से, कितने मशीन्स पे कितना रैम है एंड ऑल दैट। सो ऑल दोस रिपोर्टिंग, या कितना डिप्लॉयमेंट हुआ किस एप्लीकेशन का, क्या डेटाबेस में है चल रहा, वो सारा कुछ आप इस MECM में कैसे पाते हो, यहाँ से रिपोर्टिंग सर्विस। यही रोल मैं करता हूँ बेसिकली। हाँ, यही रोल करता हूँ एक्चुअली। इसी से रिपोर्टिंग आता है, तो उसी से रिफ्रेश प्रोजेक्ट करता हूँ मैं। करेक्ट, तो रिपोर्टिंग बहुत क्रूशियल पॉइंट है एंड इट्स मैंडेटरी पॉइंट आल्सो। तो रिपोर्टिंग मतलब कुछ भी आप डिप्लॉय कर रहे हो, कुछ भी पुश कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उसका आउटकम क्या है, वो वेदर वो सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, तो फेलियर में कितना फेल हुआ, उसका क्या एरर कोड आया, मशीन्स में क्या इश्यूज है एंड ऑल दैट। तो इसका काम क्या होता है, MECM सर्वर से अगर डेटाबेस तक जाना है तो आपको रिपोर्टिंग सर्विस पॉइंट से होके जाना पड़ेगा। ओके, तो नाउ सर्विस कनेक्शन पॉइंट। तो सर्विस कनेक्शन पॉइंट का मेन, दिस इज आल्सो ऑप्शनल,
इसका काम क्या है, जब हम अपग्रेड करते हैं अपने MECM को एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे, ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे वर्जन की बात करी, राइट? यस। तो अभी जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 2302 पे हूँ और मुझे 2306 पे जाना है या 2309 पे जाना है, तो मेरे कंसोल में वो सर्विस कैसे कनेक्शन पॉइंट क्या करेगा, वो मुझे अपडेट देगा कि आपके कंसोल को अब अपडेट करने की जरूरत है, और उस अपडेट के थ्रू मैं अपने कंसोल को अपडेट करके लेटेस्ट वर्जन पे जाऊंगा। तो एस SCP का मेन रोल क्या होता है, आपका सर्वर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से कनेक्ट करना, और आपकी अजूर अभी क्लाउड इंटीग्रेशन हो गया तो क्लाउड सर्विसेज से कनेक्ट करना। तो जब इससे कनेक्ट होता है तो आपको सिक्योरिटी पैचेस, जो भी अपग्रेड आते हैं वो एक वर्जन से लेटेस्ट वर्जन के लिए, वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, सर्विस कनेक्शन पॉइंट। ओके, सो सर्विस कनेक्शन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे रेलेवेंट एंड स्टे ऑन टॉप। ठीक है, वो एससीपी कैसा एक्चुअली वो कैसा बैकएंड में काम करता है, जैसे बोल तो ये माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर से ये क्लाउड सर्विसेज है, तो ये ऑटो जैसे डिटेक्ट आपका करके कंसोल फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ, आपका कंसोल जैसे जिस भी है, जैसे 2302 जैसे मैंने बताया, और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज कर दिया है 2000, जैसे मैं अभी 2306 पे नया वर्जन मुझे आ गया, तो मेरे कंसोल में वो दिखाने लगेगा। ठीक है, हायरार्की में जब जाएंगे ओके तो वहाँ पे कंसोल के अंदर वो दिखने लगेगा कि अवेलेबल टू डाउनलोड, तो उसको या गॉट इट सर, आई गॉट इट। हाँ, उस पे जब मैंने जाओगे देखा है तो वो, मैंने देखा वो। हाँ, ओके तो दैट इज बिकॉज ऑफ SCP, और SCP से ही वो अपडेट्स इसमें इंजेक्ट होते हैं MEC सर्वर में। ओके, और इसका काम क्या होता है, इन दोनों सर्विसेज से कनेक्ट करके उसको बैकएंड में डाउनलोड करना। ओके, ओके एंड लास्ट इज स्टेट माइग्रेशन। स्टेट माइग्रेशन का काम क्या होता है, अगेन ये भी ऑप्शनल रोल है, और जब आप अपग्रेड करते हैं, माइग्रेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को वन वर्जन टू अनदर, तो यहाँ पे इसका रोल डिफाइन होता है। जैसे ये विंडोज 7 है, इसको विंडोज 7 से हमको अपग्रेड करना विंडोज 10 या विंडोज 11, तो हम स्टेट माइग्रेशन पॉइंट का रोल यूज करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि आपकी यूजर प्रोफाइल को बिफोर माइग्रेशन स्टोर करना और आफ्टर इसको वहां पे रिस्टोर करना। तो पहले विंडोज 7 पे फॉर एग्जांपल मैं एज ए यूजर, मेरे पास एक डेस्कटॉप पे फाइल थी, मेरा कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, कुछ सेटिंग्स था, ठीक है, कुछ फोल्डर्स थे मेरे पास। तो ये क्या करेगा, वो जाएगा, वो सारा स्टेट एज इट इज उसको कैप्चर करेगा, ठीक है, एज अ स्नैप या इमेज में कैप्चर करेगा, और फिर वो अपने स्टेट माइग्रेशन पॉइंट पे उसको लेके रख देगा। ठीक है, जब वो मशीन अपग्रेड होकर के विंडोज 10 या विंडोज 11 पे जाएगी, ये क्या काम करेगा, ये मशीन जाएगी, स्टेट माइग्रेशन से बात करेगी, वो पॉइंट पे उस इमेज को, उस डेटा को कैप्चर जो किया उसको लाएगी और यहाँ पे रिस्टोर कर देगी। तो यूजर को क्या दिखेगा कि हाँ, मेरी फाइल्स वैसी है, मेरा नोटपैड ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, और कुछ भी छेड़ा नहीं गया। ओके, नाउ अभी क्या होता है, हम लोग रिकमेंड करते हैं यूजर्स को कि आप वन ड्राइव में डेटा सेव करो, और वी आर नॉट सेइंग कि हम डेटा रिस्टोर, हाँ, बट आपका डेटा आपको रखना है केयर करके, हम लॉस्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो अभी स्टेट माइग्रेशन उतना हम लोग कहीं भी यूज नहीं करते, हम यही कहते हैं कि वन ड्राइव पे डाल दो और बाद में वहां से तुम रिस्टोर कर देना। ठीक है, तो ये सारे रोल क्लियर है, समझ में आ गया। ये मेन रोल्स हैं SCCM में, मुझे किसी ने पढ़ाया था, तो आई थॉट ऑफ कि एक एक रोल को मैं मैनुअली बैठ के डिफाइन किया हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, एंड वन मोर थिंग इज, हाँ, MECM का जो फीचर वाइज है, MECM की फीचर्स और फंक्शनैलिटी का डिफिनेशन बताता हूँ मैं, कि पहली चीज क्या होता है, इससे आप एसेट मैनेजमेंट करते हो। एसेट मैनेजमेंट मींस आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री आपको निकालनी है, तो आपको ये एसेट मैनेजमेंट रोल ये काम करता है, ये फीचर या फंक्शनैलिटी आपको हेल्प करता है। फिर एसेट इंटेलिजेंस क्या करता है, जैसे बताया कि आपकी कितने सॉफ्टवेयर यूसेज एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ डेटा डिफाइन करना। फिर सॉफ्टवेयर मीटरिंग,
जैसे आपके पास कोई महंगा लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको आपने इंस्टॉल तो कर दिया है, बट आपके इन्वायरमेंट में वो चीज ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, ओके, तो यू आर स्टिल पेइंग फॉर द कॉस्ट, राइट? तो सॉफ्टवेयर मीटरिंग से आप टारगेट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मेरा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यू विल डेफिनेटली उस लाइसेंस को आप खत्म कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को हटा सकते हो। मे बी अगर उसका ज्यादा यूज हो रहा है तो आप और प्रिक्योर कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन, ओके। तो एक तो ये हो गया। फिर क्लाइंट मैनेजमेंट मतलब आपके पास से बहुत सारे इन पॉइंट्स है, बहुत सारी मशीन है, सब पे क्लाइंट्स इंस्टॉल्ड है, राइट? सब पे एक टाइनी सॉफ्टवेयर और एससीएम का इंस्टॉल है। तो इसका इससे क्या होता है, आपको कोई भी एप्लीकेशन मैनेज करना है, कुछ इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, स्क्रिप्ट डालना है, तो आप उससे कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट करना है मशीन्स पे, लेटेस्ट अपडेट डालना है, कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट करना है, एक मशीन से दूसरी मशीन पे मूव करना है, कर सकते हो। कंटेंट मैनेजमेंट करना है, कर सकते हो। कंप्लायंस सेटिंग सेट करनी है कि भाई इस मशीन पे, हमारे एक मशीन पे इतनी चीजें, ये सॉफ्टवेयर तो होने ही चाहिए कंप्लायंस से रिलेटेड, ओके। अगर नहीं है या प्रोजेक्ट मशीन, रिक्वायरमेंट। हाँ, या मशीन को कम से कम एवरी 2 डे पे लॉग इन होना ही चाहिए यूजर को 6 आवर्स के लिए या जो भी, और मशीन इतने दिन के बाद रीस्टार्ट होनी ही चाहिए, दैट इज कंप्लायंस सेटिंग्स। तो वो आप कर सकते हो। पावर मैनेजमेंट आप कर सकते हो कि आपकी मशीन कितने देर तक मतलब यूज करेगा पावर, फिर उसके बाद वो आइडल स्टेट पे है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, उसका स्क्रीन लॉग ऑफ, मतलब वो लॉक हो जाए, डिम हो जाए, उसका जो भी है। क्लाइंट हेल्थ, क्लाइंट कितना हेल्दी है कितना नहीं है, उसके ऊपर ये देख सकते हो कि मतलब क्लाइंट इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, एमपी पे डेटा आ रहा है कि नहीं, क्लाइंट का क्या इशू चल रहा है, करप्ट हो गया क्लाइंट, तो वो सारा कुछ देख सकते हो। और इन पॉइंट प्रोटेक्शन जैसे कि बताया कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डिफेंडर पॉलिसीज, मतलब आपकी मशीन को कैसे आप वर्नेबिलिटी से आप कैसे बचा सकते हो, तो ये इन पॉइंट प्रोटेक्शन का भी आप मैनेज कर सकते हैं, राइट? यस। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए तो आपके पास रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, आरबैक भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मींस आई एम ए हेल्प डेस्क गाय। मेरे पास कोई बंदा आया और उसने बोला कि भाई मेरे को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दो, करप्ट हो गया, नहीं चल रहा है। तो वो क्या करेगा, वो एससीसीएम में जाएगा, या तो वहां से पुश करने की कोशिश करेगा, मशीन को देखेगा, यूजर एफिनिटी चेक करेगा, नहीं है तो वो वहां से पुश करेगा, या तो वहां से सोर्स फाइल उठाएगा, वहां से कॉपी करके उस यूजर की मशीन पे इंस्टॉल कर देगा। बट उसी जगह पे एक सर्विस डेस्क का बंदा है जो सपोर्ट कर रहा है, और अगर उसको एडमिन एक्सेस मिल गया तो अननेसेसरी वो क्या करेगा, वो जो सॉफ्टवेयर, मान लो फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर जिसका प्रीमियम प्राइस है विच इज लाइक $2000, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर, और जस्ट लाइक कि उसने इंस्टॉल कर दिया विदाउट आस्किंग एनीथिंग, सो इट विल कॉस्ट अ लाइसेंस इन बैकग्राउंड। सो आरबैक क्या करता है, सबका जो एसडी वाला है, हेल्प डेस्क वाला है या एडमिनिस्ट्रेटर है, सबको अलग अलग कंसोल देगा विद लिमिटेड फीचर्स, ओके। और उस फीचर कैपेबिलिटी के अंदर ही वो उस एससीएम कंसोल को यूज कर सकता है। तो रोल बेस्ड का, जैसे अभी आप एज ए टेक लीड हो, आपके नीचे एसडी का बंदा होगा, उसके नीचे कोई नया मैवरिक ज्वाइन किया, कोई नया कॉलेज पास आउट है, तो हम उसको वो लेवल का एक्सेस नहीं दे सकते कि वो सिस्टम का एज एडमिन जा करके पूरा कुछ तबाह कर दे। उसको उतना एक्सेस मिलेगा कि भाई तुम राइट क्लिक करके सीएमडी रन कर सकते हो उस पे, या कुछ 2-3 चीजें हैं कि होस्ट नेम क्या है, आईपी कॉन्फ़िग क्या है, वही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट? तो आरबैक का ये मेन काम होता है। रिमोट मैनेजमेंट, किसी मशीन का आपको रिमोट लेना है, उसको देखना है कि उस मशीन पे क्या चल रहा है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू। रिपोर्टिंग चेक करना है, कितनी मशीन रिपोर्ट कर रही, कितनी नहीं कर रही है, एंड ऑल दैट, वो कर सकते हैं। मॉनिटरिंग देखनी है, मशीन आपकी सारी हेल्दी है, सब सिक्योर है, लॉग्ड इन है, ऑफलाइन तो नहीं है कोई मशीन, कोई नेटवर्क तो डाउन नहीं है, ऑल दोस। तो ये सारा कुछ आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में कर सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। कल हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू, मतलब हम लैब सेटअप करने की कल बात करेंगे। तो वी विल आई डिस्कस कि कहाँ से क्या डाउनलोड करना है और कैसे हम अपना लैब सेटअप करेंगे, ऑलराइट? श्योर।